नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष पर तेजस्वी वर्सेस चिराग। जी हां, तेजस्वी चिराग का सुपरहिट मुकाबला। तेजस्वी के वार पर चिराग की तरफ से पलटवार किया गया है। चिराग के आरोपों पर तेजस्वी का जवाब भी सामने आया है। वोटिंग से पहले तेजस्वी चिराग का चुनावी चैलेंज आपके सामने। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं वही बात कह रहा हूं जो जनता कह रही है। आप एक भी कोई ऐसा बिहारी मुझे दिखा दीजिए जो इस बात को नहीं मानता हो कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी बिहारी से, और बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इसमें सर्वे करा लीजिए। आप चले जाइए जनता के बीच में और कोई एक भी व्यक्ति बोल दे कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कमीशन तक लोग बताते हैं कि कौन सी नली गली में कितना कमीशन जा रहा है, किस में 40% जा रहा है, किस में 50% जा रहा है। यहाँ तक लोगों को जानकारी है। तो क्या मेरे मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं? जब जनता इस बात को इतनी प्रमुखता से बता रही है और जब 12 करोड़ बिहारी बता रहे हैं तो जांच तो इसमें होनी चाहिए ना। और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जांच करवाएंगे, हम लोग जांच करवाएंगे। पर जो मुख्यमंत्री प्रदेश का है, जिसकी जनता का हर एक व्यक्ति इस बात को बोल रहा है कि भैया भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं भी तो जांच की बात कर रहा हूँ। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होनी चाहिए, कि जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। और मुख्यमंत्री भी दोषी होंगे तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा? जस्ट बात है, वर्चू के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए कानून अलग हो जाएगा क्या? उनको आप जेल नहीं भेजेंगे क्या? एक पिछले भी मुख्यमंत्री हमारे जेल में हैं, उन्होंने भी जंगल राज के वक्त जो उन्होंने काम किए उसकी सज़ा वो भी पा रहे हैं। ये 15 साल इन्होंने भी जो कारनामे किए हैं, अगर उसमें गलत होंगे, गलत नहीं होंगे, दोषी नहीं होंगे तो ठीक है भैया, जांच में सामने आ जाएगा। फिर इनको चिंता किस बात की, बौखलाहट किस बात की? बट अगर दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। कहीं में आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी की 10 तारीख को विदाई इसलिए है क्योंकि 15 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अमूमन विकास के लिए आपको स्थिर सरकार चाहिए होता है। नीतीश जी ने 4 साल में 4 सरकारें दी हैं। मेजॉरिटी आने के बाद भी उन्होंने जनादेश का अपमान किया। ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है। 15 साल से रोजगार नहीं दे पाए। बिहार का बेरोजगारी दर जो है वो 46.6% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। नीति आयोग के जितने भी सूचकांक थे उसमें फिसड्डी रहे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबसे पीछे रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा, ना कारखाना लगा पाए। अब तो जो बयान देते हैं, कहते समुंदर है नहीं, लैंडलॉक्ड स्टेट है, कारखाने नहीं लग सकते। हमने तो पूरा प्रयास कर दिया, नौकरी नहीं मिल सकती। मतलब एक साफ संदेश दिया है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अगर लैंडलॉक्ड स्टेट है तो पंजाब और राजस्थान, हरियाणा भी तो लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, या बिहार के मजदूर वहाँ क्यों जाते हैं? तो बिहार का अरबों खरबों पैसा रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहा है तो वहाँ खर्च करता है। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है, वहाँ खर्च करता है। अस्पताल इलाज के लिए बाहर जाता है। तो बिहार का करोड़ों रुपया जो है वो ऐसे ही बढ़ रहा है। 60 घोटाले किए, जिसमें कि लगभग 30,000 करोड़ का है। मेरा नैरेटिव तो ज़रूर मुद्दों पर है। मैं रोज़गार की बात करता हूँ, मैं पलायन की बात करता हूँ, मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूँ, मैं क्राइम की बात करता हूँ। मेरे भाषण अगर आप देख लें तो मैं तो सिर्फ मतलब मेरा नैरेटिव ये है, मैं चाहता हूँ, और तभी मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ आया हूँ। मैं अपनी जनता को भी यही बोलता हूँ कि अगर बिहार में कोई एक जाति है तो सिर्फ गरीबी की जाति है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। हम लोग को हर किसी की बात करनी होगी। तो मैं ज़रूर जनता के बीच अपने सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडा, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इसके अलावा कोई और एजेंडा होना चाहिए। जातिता में मैं खुद विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं खुद नहीं मानता हूँ। और मैं खुद चाहता हूँ कि सब एक होकर बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ें, बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ें। सर्वेस लोग करते रहते, कितना एक्यूरेट होता है ये चर्चा अलग विषय है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार एक हो चुकी है। और हमने आपको कारण भी गिनाया। मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में नहीं है, बल्कि नफरत करने लगे हैं। जो भीड़ हमारी सभाओं में जो जुट रही है, कोई एक जाति या एक धर्म के विशेष लोग नहीं हैं, बल्कि अपर कास्ट के भी लोग हैं, स्वर्ण जाति के भी हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग, सब लोग मतलब गोलबंद हो गए। और लोगों की एक उम्मीद है कि भाई जात पात से अब ऊपर हटके और धर्म की राजनीति से ऊपर हटके अब मुद्दे की बात की जाए। बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैं इस बात को मानूँ ही क्योंकि आरजेडी वापस आएगी। भाई मैं तो एक चीज़ को लेकर विश्वास के साथ उसी राह पर चल रहा हूँ ना। मैं क्यों अपने माइंड को भटकाऊँ, या मैं क्यों कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट करूँ जो मेरी स्ट्रेंथ को, मेरे विजन को, मेरी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करे।
मैं मानकर चल रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि राजद की अगर सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में भी कौन सा बेहतर है। आज भी वैसे ही हत्याएं हो रही हैं, आज भी वैसे ही अपहरण हो रहे हैं, लूटमार डकैती, प्रत्याशियों तक की हत्या हो जाती है चुनाव में। बक्सर में, मुजफ्फरपुर में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तो हालात तो आज भी उतना ही बदतर हैं। जीत जनता की हो रही है। कई बार लोगों ने कोशिश की जंगल राज दिखाने का, लेकिन मेरा तो यही है ना कि आप आंकड़ों पे बहस करोगे ना, आप निकाल लीजिए ना 90 से 2005 का जो भी क्राइम रिकॉर्ड था, डेटा है ज़रूर होगा, और उसके बाद का जो इनका 15 साल का कार्यकाल रहा, अपराध तो इनके समय बढ़ा, इनके समय 60 घोटाले हुए। लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। इसकी सरकार बन जाए इसलिए हम लोग अलायंस कर लें, या इसकी सरकार बच जाएगी इसलिए हम लोग समर्थन कर दें, कभी भी नहीं। लोकसभा के चुनाव रहे, विधानसभा के चुनाव रहे, हमने हमेशा प्री पोल अलायंसेस किए हैं। आज भले प्री पोल अलायंस नहीं हो, बट मैंने अपना समर्थन क्लियरली मैंने अनाउंस कर रखा है कि मेरे जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अपना समर्थन देंगे, और मैं अपने उस स्टैंड पे आज भी बरकरार हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक भारी संख्या में जीतेंगे। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री जी की पार्टी के प्रत्याशियों से बहुत ज़्यादा संख्या पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए मेरा स्ट्राइक रेट भी, मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छा रहेगा, और भाजपा लोजपा मिलकर सरकार हम लोग बनाएंगे। मेरा प्यार से मेरे प्रधानमंत्री के लिए, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मैंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने वोट कटवा का शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक पापा के साथ मंत्रिमंडल की बैठकें अटेंड कर रहे थे, पापा के निधन के बाद लंबे लंबे ट्वीट्स उनको श्रद्धांजलि देते वक्त लिख रहे थे, और आज उन्हीं के बारे में वोट कटवा। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, मेरी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ये कन्फ्यूजन जानकार होने के बावजूद इस बात को लेकर किसी को हो सकता है। मेरा समर्पण, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी और उनकी विकास की सोच के साथ है। मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं, और क्यों नहीं हो। जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे। जब पापा आईसीयू में थे, आईसीयू से लेकर उनके अंतिम सांस तक, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा, मेरे प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हुए थे, मेरे साथ खड़े हुए थे। जिस वक्त मेरे मुख्यमंत्री को पता भी नहीं था कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनको मालूम भी नहीं था, उनको जानकारी भी नहीं थी, उस वक्त ये प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े हुए थे। आज जस्ट बिकॉज कि मैंने एक अलग राह ले लिया तो मैं क्या करूँ, मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करने लग जाऊँ रातों रात, मैं इनके विकास के कार्यों को बुरा करने लग जाऊं? नहीं भैया, मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व हमेशा देश को भी मिले, प्रदेश को भी मिले। कांग्रेस ओल्डेस्ट अलाय है आरजेडी के, और सभी लाइट माइंडेड पार्टी जितनी थी सब लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। नीतीश जी का काम का तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो भूमिका जो बनाते हैं, मैनिपुलेशन जिस हिसाब से करते हैं, उनका बड़ा स्ट्रांग है। लोग शुरू में नीतीश जी को पसंद करते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ रह करके एहसास हो जाता है कि नीतीश कुमार जी मतलबी आदमी है, वो स्वार्थी हैं। तो चिराग जी को भी पता चला होगा। कई बार हर एक प्लेटफॉर्म पे चिराग पासवान जी ने ये बार बार बोला है कि वो बीजेपी के साथ है। तो वैचारिक रूप से जो आदमी बीजेपी के साथ है, कह रहा है वो बीजेपी के साथ है, तो हमारे लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो उनका फैसला है। चिराग पासवान जी अभी फिलहाल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर कोई कयास लगा रहा है कि आफ्टर पोस्ट पोल आरजेडी के साथ जाएंगे तो ये गलत धारणा है। लेकिन डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। जो उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे ट्विटर पे जाएं। मैं रोज़ अपनी मीटिंग के मैं वीडियोज़ उस पर अपलोड करता हूँ, फ़ोटोज़ नहीं डालता किसी एक ऐसे एंगल से कि भीड़ दिखे या वो दिखे, वीडियोस डालता हूँ। वीडियोस आप अच्छे से उसको एग्जामिन कर सकते हैं। लोगों का उत्साह जो दिख रहा है, भीड़ जिस तरीके से सभाओं में दिख रही है, और एंगर, वो आक्रोश जो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ दिख रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये सिनेरियो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे बिहारी युवा परेशान है कि उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता। मेरे युवा परेशान है कि उनको 5 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री उनको 5 साल में मिलती है। यहाँ पर कोई नया कारखाना नहीं खुला, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बद से बदहाल होता जा रहा है। जो बिहारी बाहर प्रदेशों में रह रहे हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मेरा कंसंट्रेशन उस दिशा में। क्यों ज़रूरत पड़ती है बिहारियों को दूसरे प्रदेश जाने की? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोज़गार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही
दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और वहाँ मान्यत किया जाता है। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। मैं बार बार बिहारी शब्द में बोलता इसलिए हूँ क्योंकि बिहारी अस्मिता की मेरी लड़ाई है। मैंने अपने नाम के आगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैंने युवा बिहारी मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि लोग कतराने लग गए थे अपने आप को बिहारी बुलाने के लिए। कोई पंजाब का व्यक्ति को इशू नहीं होता, उसको पंजाबी बुलाए, महाराष्ट्र के लोग घर से बोलते हैं मैं मराठी हूँ, तो क्यों बिहारी शब्द को इतना बदनाम कर दिया गया था? कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है ना बिहार की बदहाल तस्वीर देश भर में सामने रखने के लिए। तो यस, डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी अब स्टेट है। मैं चाहता हूँ, और मेरा तो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाना, ये मेरा विज़न है। पापा की अंतिम इच्छा है, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी, तो उसको पूरा करना मेरा लक्ष्य है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और ये केवल एग्जाम्पल सेट सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये बंगाल चुनाव के लिए भी है, पूरे देश भर के लिए है कि आपने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नोटबंदी में आप रोजगार छीन गया लोगों का, उसके बाद आपका कोरोना काल में रोजगार छीन गया, आपकी पॉलिसीज जो हैं कृषि क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन का हस्तक्षेप हो गया, और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो लेबर्स क्लास थे उनका नौकरी छूटा, उनको काम नहीं मिल रहा, व्यवसायिक जितने थे छोटे मोटे उनका काम धंधा जो है वो बंद हुआ। तो इन पर कोई बहस नहीं होगी। तो हम लोगों को तो इस बुरी परिस्थिति में, अब बिहार में तो कोरोना बाढ़ एक साथ आके टूट पड़ा, तो बिहार के लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि काम धंधा नहीं है, छूट गया है। आप एयरपोर्ट चले जाइएगा, रेलवे स्टेशन चले जाइएगा, अब तो कंपनियां लेके जानी है। जब मजदूरों को आने की बात थी तो किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, सरकार ने मुंह फेर लिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।